जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो अपने तौर पे ही इस मामला को मैनेज करते हैं और जितनी भी क्लाइमेट की चेंजेस हैं उनको भी फेस करते रहते हैं। गवर्नमेंट तो सिरे से पॉलिसी तक भी गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करती। भाई पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर है और डीजल है, वो तीनों चीजों पर और बिजली है, तो सब पर गवर्नमेंट ने हायर रेट में टैक्स लगाया और काश्तकार को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। गंदम के हालात भी आपने देखे हैं, अब क्लाइमेट की वजह से कॉटन के हालात भी बहुत खराब है, कॉटन में भी फ्रूटिंग नहीं है। गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसमें कारोबार करना भी मुश्किल रहे और मुल्क का नुकसान होता है हो जाए, लेकिन वो जाती अपने मफाद के लिए इस तरह की पॉलिसी बना। हमारा मुतालबा तो बुनियादी तौर पर यही है कि गवर्नमेंट छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का सिस्टम लेके आए और लो रेट में लेके आए और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करें ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर भी बोझ को कम किया जा सके। हमने पाकिस्तान को 50-60 साल में अपने बच्चों के रहने के काबिल बनाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया वहाब। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद आज़म साबरी साहब के घर और इनसे जानेंगे कि आज कल जो है हमारी मईशत में ताजिरान क्या किरदार अदा कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आजकल जो बजट पास हुआ है तो इन पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं और ताजिरान जो हैं सड़कों पर निकलकर इत्तजाज कर रहे हैं और इनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर पे, उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और उनसे इन तमाम मसाइल का हल जानने की कोशिश करेंगे। अगर इनके तारुफ की बात की जाए तो माशाल्लाह से इन्होंने हर जगह पर काम किया है, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो जाए या फिर फ्रूट मार्केट हो जाए। हर एक मार्केट के मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। माशाल्लाह इन्होंने हर जगह जो है अपना काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि आपको क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं। उन्होंने एज आ होल सेलर भी काम किया है और जो है एज आ एक्सपोर्टर भी काम किया है, तो वो सही तरह से आज हमें बताएंगे कि जो आजकल जो है ताजिरान जो एहतजाज कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं और आखिर उनके मुतालबात क्या हैं। चले आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मोहम्मद आज़म साबरी साहब मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो जाए या स्टॉक एक्सचेंज हो जाए या फ्रूट और मार्केट इंडस्ट्री हो जाए या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाए, इन्होंने हर जगह माशाल्लाह काम किया है। सर, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने जो है ना एज एक्सपोर्टर भी काम किया है, होलसेल मार्केट में भी काम किया है, फ्रूट इंडस्ट्री में भी काम किया, आपको आजकल क्या क्या मुश्किलात का सामना है? अभी फिलहाल तो हमें क्योंकि बेसिक हमारा काम वो सब्जी और फ्रूट से रिलेटेड है, बिल्कुल, और एक्सपोर्ट में भी, लोकल मार्केटिंग में भी, तो होलसेल में भी, और इसके अलावा हमारी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारी है और सेकेंडली खुद ग्रोअर भी हैं। सही। तो दूसरे बहुत सारे बागात हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी खरीदते हैं। अच्छा। तो इसलिए सबसे ज्यादा हमें तो प्रॉब्लम है क्लाइमेट की। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट की जो साइकिल चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से सब ग्रोअर्स को मुश्किलात हैं। वैसे ही मार्केटिंग में भी वैसी मुश्किलात हैं और फर्दर प्रोडक्ट का भी वैसा रिजल्ट नहीं है जैसा प्रीवियसली पिछले सालों में होता था। अच्छा सर, अगर हम आजकल देखें तो ना जो इस वक्त आम आए हैं उनका भी टेस्ट उस तरह नहीं हुआ। आजकल क्या ज्यादा बारिशें हुई हैं उसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? ज्यादा बारिशों की वजह से भी इफेक्ट हुआ है। दूसरा, फरवरी और मार्च में मौसम ठंडा होने की वजह से भी जो सब्जी और फ्रूट को जितना उसका डे लाइट का पीरियड है तो उसका डे लाइट को उतनी उसको सनलाइट नहीं मिली, जिस वजह से उसके टेस्ट में डिफरेंस। तो सर, आपको लगता है कि जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, हमारी गवर्नमेंट पहले से सोच के नहीं रखती कि अगर कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए या हमें कोई भी कुदरती आफात का सामना कर ले, हम लोग पहले से क्यों नहीं इसकी मैनेजमेंट करके रखते? अभी गवर्नमेंट का तो कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं रहा। जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो अपने तौर पे ही इस मामला को मैनेज करते हैं और जितनी भी क्लाइमेट की चेंजेस हैं उनको भी फेस करते रहते हैं। गवर्नमेंट तो सिरे से पॉलिसी तक भी गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करती। तो सर, ये जो बाहर वाले ममालिक से जो है ना कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए पैसे भी लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो फिर वो पैसा कहाँ पर जाता है?
ये तो गवर्नमेंट के हुकाम ही बता सकते हैं। इसकी इतनी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, और जबकि जो है ना हमारे मुल्क में अगर हम काम देखें तो वहीं का वहीं, जीरो का जीरो खड़ा हुआ है, वहीं का वहीं। अच्छा सर, अब बड़ा एक जो है ना आजकल बड़ा हॉट एक इशू चल रहा है कि ना टैक्सेस लगा दिए पिछले चंद दिनों से, हर जो है ना ताजिर एहतजाज कर रहा है, इसकी क्या वजह है, मेन वजह क्या है, आप लोगों पर टैक्सेस क्यों लगाए गए हैं? अच्छा, गुजारिश है ताजर जितने भी हैं, हमारे चैम्बर्स की तरफ से भी, हमारी एसोसिएशंस की तरफ से भी, हमेशा हम ये एक ही सबमिशन देते हैं कि ताजर टैक्स देने से इनकारी नहीं है। अच्छा, इनडायरेक्ट शक्ल में तो गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस दे रही है, लेकिन अमूमी तौर पर कहेंगे कि भी जिम्मेदार या काश्तकार टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार की जो भी इनकम है वो इनकम पर भी टैक्स दे रहा है। और सेकेंडली अभी इन्होंने जो भी काश्तकार हैं उन पर फिक्स टैक्स भी पर एकड़ के हिसाब से लगाया है। और जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, भाई पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर है और डीजल है, वो तीनों चीजों पर, और बिजली है, तो सब पर गवर्नमेंट ने हायर रेट में टैक्स लगाया और काश्तकार को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। गंदम के हालात भी आपने देखे हैं, अब क्लाइमेट की वजह से कॉटन के हालात भी बहुत खराब है, कॉटन में भी फ्रूटिंग नहीं है। सही बात। और जितने भी मैंगो के काश्तकार थे, मैंगो के काश्तकार भी शदीद दबाव का शिकार है। तो हमने जो है ना पहले ही गंदम को इंपोर्ट कर लिया था बाहर से, इसकी वजह से भी बड़ा उन लोगों को ना मसला देखना पड़ा, वो कह रहे हैं हमारी गंदम ही नहीं बिकी। मजेदार बात यह है कि भी गवर्नमेंट ने गंदम इंपोर्ट किए तकरीबन 2600 से 2700 रुपए की रेंज में, और जो इधर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के फ्लोर मिल ओनर्स को, फ्लोर मिल्स को प्रोवाइड किए 4200 रुपए की रेंज में। तो शुरू में गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसमें कारोबार करना भी मुश्किल रहे और मुल्क का नुकसान होता है हो जाए, लेकिन वो जाती अपने मफाद के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाती है। अच्छा सर, आपने कहा कि जो है ना ताजिर जो है टैक्सेस देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार। तो फिर आप लोग जो है इकोनॉमिकली डिजिटलाइज क्यों नहीं हो जाते? ये जो एप्स बनाई हुई हैं, दोस्त एप्स और POS एप्स, इसके जरिए ये होगा कि हुकूमत चाहती है कि आप इसके जरिए जो है ना लेन देन करें। आप लोग कैश की सूरत में करते हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी आप लोग ट्रांजैक्शन करें वो हमें पता चलती रहे, तो ये आप लोग डिजिटलाइज क्यों नहीं होते? क्या ज्यादातर ताजिर अनपढ़ हैं या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वजह? वो कहते हैं हमें एप्स यूज करने आती। यही बात है बेसिकली, ताजिरों में लोग अनपढ़ भी हैं और बेसिक घबराहट जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन के एतबार से है। अदरवाइज टैक्स देने में कोई रुकावट नहीं। देखिए पिछले तकरीबन 60-70 सालों में भी यही पोजीशन चलती आ रही है कि 11-12 लाख के करीब जनाब ना ताजिरों में से टैक्स गुजार हैं, जो कि बहुत ही थोड़ी तादाद है। बहुत ही थोड़ी तादाद है। तो इसमें भी बहुत सारे सेलेक्ट पर्संस हैं, कंपनीज हैं, तो वो इस वजह से अगर गवर्नमेंट फिक्स टैक्स का निजाम इंट्रोड्यूस कर दे तो गवर्नमेंट को आमदनी भी ज्यादा होगी, तो और बिजनेस भी फ्लोरिश करेगा। और अभी भी ताजरों ने जो चैम्बर्स ने हमारे सबमिशन दी है, यही सबमिशन किया कि आप फिक्स टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दें। और इनिशियल फेज में टैक्स की शरह बहुत ज्यादा है, अप टू 35% इस वक्त टैक्स है। अगर आप 3 लाख आमदनी डिक्लेयर करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है अभी आप 1 लाख टैक्स देंगे, तो जाहिर सी बात है इतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। तो अब वो यही कह रहे हैं कि ना इतनी कंजप्शन नहीं हो रही, इतनी आवाम चीजें नहीं खरीद ली जितना हम पर टैक्स लगा दिया। जब वो खरीदेंगे नहीं, हम पर टैक्स लग जाएगा, तो कारोबारी ऑब्वियसली पाकिस्तान में बंद हो जाएगा। यही फिलहाल यही सूरत हाल आ रही है। बेसिकली इनिशियल फेज में ना गवर्नमेंट टैक्स को लोअर शरह में लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स में एंगेज करे। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में थोड़ा सा बेशक उसको राइस चाहिए। इन्होंने तो एक ही दम ही जहर दे दिया कि आप लोग दे। यही बेसिक प्रॉब्लम भी यही है। और हम हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं कि भी आपने जो भी पॉलिसी बनानी है उसके लिए स्टेक होल्डर्स को साथ एंगेज करें। अगर स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे और जो हमारे चैम्बर्स हैं उनकी सजेशंस को कंसीडर करेंगे तो हालात में मजीद बेहतरी आ सकती है। तो किसी ने ये इनकार नहीं किया कि हमने टैक्स नहीं देना, बल्कि कभी भी जब भी मौका रहा, हमेशा गवर्नमेंट को जब भी जरूरत पड़ी, हमेशा लोग पूरा ताउन करते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, पूरा करते हैं आप लोग ताउन। इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि एकदम जो है ना वो जहर ना दे, उनको स्टेप बाय स्टेप चीजें लेकर चलें ताकि उनको हजम भी हो। अच्छा सर, ये भी कहते हैं कि ना आप लोग, हुकूमत कहती है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप जो है अपना CNSE हमारे पास रखवाएं, तो ये इस चीज से क्यों आप लोग रेजिस्ट करते हैं कि हम अपना CNSE नहीं दे सकते? क्योंकि हमारा सिक्योरिटी इशू हो जाता है, हमने कैश में पैसे लेने होते हैं। आजकल हैकिंग सिस्टम भी तो सर बहुत ज्यादा आ गया ना पाकिस्तान में, पता नहीं चलता अकाउंट के अकाउंट खाली हो जाते हैं।
देखिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए बेसिक कंडीशन ही CNIC की है। तो CNIC देने से कोई भी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि भी ताजिर CNIC देने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, जो भी काम कर रहा है, जब बिजली का बिल उसके नाम से है या शॉप का रेंट उसके नाम से है, वो खुद का ही काम कर रहा है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बगैर कोई काम करना, कारोबार करना, कोई चीज़ खरीदना और बेचना, दोनों बहुत मुश्किल है। सबकी पेमेंट्स वाया बैंक आती हैं और वाया बैंक ही आगे डिस्पोज होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर है कि तकरीबन सारी मार्केटों में ये रुझान है कि भी अगर किसी ने टैक्स पे किया है ना, वो टैक्स अगर लोअर रेशियो में पे करता है तो टैक्स को काम उसको बार बार नोटिस दे के नाजायज तौर पर हैरेस करते हैं। सिर्फ इस हैरेसमेंट के रवैये की वजह से लोग डिस्टर्ब हैं। अच्छा सर, आप लोगों को हरासा भी किया जाता है, ब्लैकमेलिंग स्पेशल की जाती है? हाँ, सारा काम होता रहता है। तो सर, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप लोगों को किस तरह से किया जाता है, ये थोड़ा सा बताएं। ये मेरे लिए भी एक तरह से न्यू है कि ताजिरान के साथ इस तरह का मजलूम इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना कि ये लोग ब्लैकमेलिंग पे उतर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हमने एक अमाउंट जो भी है वो डिक्लेयर की है। डिक्लेयर करने के बाद उसके लिए वो ऑडिट के लिए कहेंगे कि आप सेल का रिकॉर्ड ले आए, परचेज का रिकॉर्ड ले आए और अपने क्लाइंट्स को शो करें। तो और ये प्रॉपर्टी आपके पास है तो ये अगर उसको फर्ज करें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी को विरासत की शक्ल में भी प्रॉपर्टी मिली है ना, उस पर भी गवर्नमेंट गेन टैक्स चार्ज कर रही है। अच्छा। उस पर भी गेन टैक्स चार्ज कर रही है, हालांकि वो उसकी सेल परचेज में शामिल नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट में ये बात डिक्लेयर्ड नहीं है कि एक बंदा फौत हो गया है, उसके बच्चों को मिली हो, कहते नहीं आप गेन टैक्स जमा कराएंगे। अच्छा। तो और उसकी कोई वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये बस जो है ना, हुकूमत कोई ना कोई तरीका कर रही है कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए। अब जो है ना, सबसे बड़ा तो इशू आपने बता दिया कि जो है ना, मैंने आपसे पूछा कि ये कहते हैं कि ये लोग तो ना तैयार ही नहीं है कि ये जो है ना डिजिटलाइज हो सके और जो है ना इनको बड़ा खतरा। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि ये लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ये लोग जो है ना सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक प्रॉपर वे के अंदर। जो आपके क्या क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? बेसिकली हमारा मुतालबा तो बुनियादी तौर पर यही है कि गवर्नमेंट छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का सिस्टम लेके आए और लो रेट में लेके आए और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करें ताकि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन पर भी बोझ को कम किया जा सके। अब गवर्नमेंट जो भी नया कानून बनाती है उसमें ऐसा करती है कि जिस पर टैक्स पहले 25% है उसको 30 कर देंगे, 30 वाले को 35 कर देंगे, 35 वाले को 40 कर देंगे। वो पुराने टैक्स गुजारों को ही रगड़ने का सिलसिला जारी है। अच्छा, उनको दोबारा से रगड़ा लिए जा रहे हैं। ऐसे सैलरीड पर्सन भी इसीलिए परेशान हैं। अच्छा सर, ये बड़ा कहा जाता है कि ना हुकूमत के बगैर अगर आपको हुकूमत की मदद ना मिले तो आप अपनी मईशत, हमारी जो मईशत है उसमें किस तरह से हिस्सा डालेंगे? हुकूमत का तो वैसे हमारे खसूसन सब्जी फ्रूट के कारोबार में, वैसे ताजरोों के बाकी काम में भी कहीं पर भी कोई सपोर्टिंग बिहेवियर है ही नहीं सिरे से। अच्छा, तो सर इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई हुई जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे? हमारे चैम्बर्स हैं, हमारी सारी एसोसिएशन हैं, हम मुख्तलिफ मराहिल पे गवर्नमेंट के साथ जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं हम उनको अपनी सजेशंस देते रहते हैं, लेकिन वो सजेशंस वो सिर्फ सजेशंस के दायरे में रहती हैं, आगे पॉलिसी में वो इंक्लूड नहीं की जाती। सर हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे मुल्क में अगर हम अपना आइन उठा के देख लें, छोटे से बच्चे लेके बड़े बच्चे तक हर चीज का जो है ना कानून मौजूद है, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों है? हर चीज का एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ है बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सर अब आपके जो बेसिक मुतालबात हैं कि आप जो है हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। और सर आपको, अच्छा मैं ये भी देख रही थी कि मंडी किस तरह से इससे अफेक्ट हुई है ये इन टैक्सेस की वजह से? लोगों की बाइंग पावर जब कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है मंडी में जो काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर साइड पे है, क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ाएंगे, डीजल की कीमत बढ़ाने से बहुत बड़े डिफरेंस आता है। तो अभी सिंध से 3 सालों में ऑलमोस्ट सिंध से जो पंजाब में सामान आता है तकरीबन उस पर कैरेज ही ऑलमोस्ट डबल हो गई है 3 सालों में। 3 सालों में डबल हो गई है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ओवरहेड्स भी बढ़ रहे हैं और लोगों की बाइंग पावर डिस्टर्ब होने की वजह से मार्केट में बाइंग स्लो है। जब स्लो होगी तो बिजनेस एक्टिविटी ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो होते हैं आरती वगैरह, इनके ऊपर अगर बात करें, ये जो कहते हैं ये जो है ना किसानों से कम जो है ना कीमत में अशिया ले लेते हैं और जखीरा करके रख लेते हैं और जो है ना उसके बाद जो है ना उसको डबल दुगने दामों में बेचते हैं, ये क्या सीन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जो बेसिक
कमीशन एजेंट्स की या आड़तियों की जिम्मेदारी है वो सिर्फ काश्तकार का सामान फरोख्त करने के लिए सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज उनकी अपनी सेल और परचेज बहुत लिमिटेड होती है। अच्छा। जो बेसिक सब्जी मंडी का प्रोटोकॉल है, फ्रूट मार्केट का प्रोटोकॉल है, वो यही है कि भी काश्तकार अपना सामान ले आएगा, और चूंकि आगे तकरीबन सब सामान क्रेडिट बेस्ड मार्केट है, तो वो चूंकि क्रेडिट पे बिकता है तो काश्तकार इतना टाइम वेट नहीं करता, तो वो एक नॉमिनल परसेंटेज ऑफ कमीशन पे करने के बाद अपनी माल की जो अच्छी प्राइस भी लेता है और मौके पर पेमेंट भी ले लेता है, और फर्दर जो क्रेडिट है वो कमीशन एजेंट्स होल्ड करते हैं। अच्छा सर, मैं एक जगह पढ़ रही थी तो वहाँ लिखा हुआ था कि ये जो आड़तियों का कारोबार होता है इसमें सोने से ज्यादा नफा होता है, क्या ये बात सही है? वो टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अच्छा। सोने से ज्यादा नफे वाली बात कहीं भी जा सकती है, क्योंकि सब्जी फ्रूट का बहुत तेज रफ्तार काम है। अच्छा। और पेरिशेबल आइटम है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सोने जैसा हो, ये सोने से कम हो, लेकिन फास्ट मूविंग बिजनेस है। अच्छा सर, जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया कितने पैसों से किया? ये हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गए या फिर शौक था? नहीं, मैं तो हादसाती तौर पर। वो किस तरह से आपके साथ हादसा हुआ? मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा आखिरी साल था इंजीनियरिंग का, मेरे फादर की डेथ होगी, तो इसलिए फिर मुझे ये अपना काम संभालना पड़ा। मेरे वालिद भी यही काम करते थे, मेरे दादा भी यही काम करते थे। सही है, आपका फैमिली बिजनेस था, लेकिन आप आए हादसाती तौर पे। सही है, इनके साथ हादसा हुआ, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बेसिकली एडजस्टमेंट भी यही होती है कि जो भी काम आपके जिम्मे है आपने उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज करने की कोशिश करती है, बाकी अल्लाह करीम ने खुद ही बरकत अता फरमानी है। अच्छा सर, अब अगर एक बंदा है अभी न्यू आया मार्केट में, आप क्या समझते हैं कि किसी भी कारोबार को करने के लिए तजर्बा जरूरी है, या उसके साथ पैसा तो है एक इंसान के पास लेकिन तजर्बा नहीं, क्या वो कारोबार चल पाएगा? अगर मैं बुनियादी तौर पर अहम तरीन बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा उम्मती में फासिक हो सकता है, फाजिर हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए जो कोई कारोबार करने के लिए या कहीं पर भी डीलिंग करने के लिए जो अच्छा और सुनहरी असूल है, एक आप कहीं पर भी झूठ से काम नहीं लेंगे। बिल्कुल। अपना माल बेचेंगे तो उसका नुक्स बता के बेचेंगे। सही। और तीसरे नंबर पर नेक नियति और कोशिश ये जारी रखें, बाकी जो उसका रिजल्ट है ना वो अल्लाह करीम के अख्तियार में है, और अल्लाह करीम खुद ही बरकत अता फरमाते हैं। सुनहरी असूल यही है कि नेक नियति और कोशिश करें, उसके लिए पैसे भी मैटर नहीं करता। अच्छा। तो रेपुटेशन मैटर करती है। तो सर, आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? माशाल्लाह अब आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसकी क्या वजह है कि कौन कौन से इन्हीं असूलों को आपने अपने सामने मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार को जो है ना आगे स्टार्ट किया था? अच्छा, कहते हैं कि ना सुबह के वक्त अगर मंडी में जाएं तो उस वक्त रेट भी कम होता है, और कहा भी जाता है कि मोमिनों के लिए सुबह के वक्त में हमने थोड़ी तुम्हारे लिए बरकत रखी है। उस टाइम मैं कहती हूँ कि काम को स्टार्ट करना चाहिए। आजकल तो है हम 2-2, 3-3 बजे तक सोए ही रहते हैं। नहीं, सब्जी मंडी का काम तो तकरीबन आधी रात को शुरू हो जाता है। अच्छा। रात को जो सब्जी का काम है वो रात को 2 बजे स्टार्ट होता है। फ्रूट की ऑक्शन तकरीबन सुबह 8-9 बजे होती है, और ऐसे फिर दूसरी जो सेकंड फेज है तकरीबन जो होलसेल की सब्जी की ऑक्शन है वो शाम को 4-5 बजे होती है। सही। तो इसलिए तकरीबन ऑलमोस्ट 22-24 घंटे मंडी चलती रहती है। वो मंडी में किसी वक्त ब्रेक नहीं आती। लोडिंग अनलोडिंग वो पेरिशेबल आइटम का काम है। अच्छा, पेरिशेबल आइटम के स्टॉक्स के लिए लिमिटेड आइटम्स हैं। अच्छा। मतलब आप सेब स्टॉक कर सकते हैं, पोटैटो स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें आप पेरिशेबल आइटम्स को स्टॉक नहीं कर सकते। सही। सर, मंडियों में हम जाते हैं तो सबसे जो मेन हम देखते हैं कि सारा सामान बस गिरा पड़ा है, ये जो है आलू की सब्जी लगी है, ये भिंडी की सब्जी मिली है। सर, एक प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं है? सफाई का इंतजाम कहीं नहीं देखने को मिलता। अच्छा, सफाई के मुतालिक हमारी मार्केट कमेटी तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ सेमी गवर्नमेंट इदारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उसको दे रही है। अच्छा। इस सिलसिले में हमने अपनी एसोसिएशन लेवल पर 12 कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर साहब को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर को 12 दरखास्त दी है कि आप ये मेहरबानी करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ये ठेका ले लें, और या तो अपना मुस्तकिल सफाई का अमला रखें या किसी प्राइवेट पार्टी को दे दें जिससे आप वापसी जवाब ले सकें, क्योंकि गवर्नमेंट के मामला तो इसी तरीके से हैं कि ना वो सफाई करते हैं, अब वो एक गवर्नमेंट का इदारा दूसरे गवर्नमेंट के इदारे को पेमेंट करता जा रहा है, और सारा मलबा उसी पे डालते जाएंगे कि भी वो उनके अमला नहीं आ रहा, उनकी मशीनरी नहीं आई, कहीं शहर में और प्रॉब्लम है। क्योंकि सब्जी मंडी के लिए खुद मुख्तार पार्टी कोई हो जो सफाई का इंतजाम संभाले, उस सूरत में ये मुमकिन है। दूसरे नंबर पर सब्जी मंडी
हमारी आई थी तकरीबन 2003 में। अच्छा। और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी तकरीबन 96 में। तो अभी पिछले 30 सालों में ना सब्जी मंडी में अब थोड़े से तरक्याती कामों का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा। नहीं तो हमारी सेवरेज लाइन पुरानी हो गई है, तो वो सेवरेज लाइन पुरानी होने की वजह से जो ही बारिश आती है तो सब्जी मंडी में आप कहेंगे भी हिफ्ज़ान सेहत की किसी असूल को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। अच्छा सर, बारिश से तो उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की बगैर बिल्कुल गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें चाहिए। अब जैसे पिछले दिनों बारिश हुई है, कहीं से जो है ना घरों से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। घरों से निकलने से तो हमने तो बहरहाल हर सूरत हर तरीके से मार्केट में जाना भी है, अपना माल को फरोख्त भी करना है और लोगों को पूरा फैसिलिटेट भी करना है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है, उसमें ब्रेक नहीं आती। बिल्कुल, और कारोबार पे तो जाना ही है इंसान को, जितनी मर्जी बारिश हो। सर, मुल्तान की जो है वो सौगात आम समझा जाता है। ये लोग जो है ना बड़ा, हमें लोग जानते भी इसलिए कहते हैं यार मुल्तान के आम बड़े अच्छे हैं, जो है ना आम हमें गिफ्ट करना। लेकिन अगर हम पिछले कई सालों के अंदर देखते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल जो है ना ठप होकर रह गई, इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो पिछली गवर्नमेंट में ना जितने भी एक्सपोर्टर्स थे ना उनको रिबेट था, और रिबेट की वजह से एक्सपोर्ट में अट्रैक्शन थी। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट पर फिक्स टैक्स था, सिर्फ जो है ना फेडरल एक्साइज ड्यूटी और थोड़ा सा फिक्स टैक्स था कि भी जितनी आपकी ग्रॉस रेमिटेंस आएगी तो उस पर 1% टैक्स था। अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को मिनिमम टैक्स में डाल दिया है कि भी आप गोशवारा भी देंगे। अच्छा, उसके लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बढ़ रही है। एक तो ये फैक्टर है जिस वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है। दूसरी बात ये पेरिशेबल आइटम का काम चूंकि बहुत तेज रफ्तार है, इस मरतबा क्लाइमेट की चेंज की वजह से हमारी प्रोडक्ट अगली मार्केट्स तक कोई अच्छी सर्वाइव नहीं कर पा रही। अच्छा, और दूसरे नंबर पर ईरान ने एक्सपोर्ट बैरियर्स हैं, ईरान ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है। अफगानिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात खराब होने की वजह से अफगानिस्तान ने भी टैक्स लगाया हुआ है। अच्छा। तो किन्नू में ऐसा हुआ कि तकरीबन पिछले सालों में ना किन्नू पर टैक्स था तकरीबन 3 लाख रुपए। अच्छा। और इस साल जो करंट ईयर था तो इधर क्रॉप भी ज्यादा थी, और क्रॉप ज्यादा होने की शक्ल में तकरीबन एक ट्रेले पे 21 लाख रुपए टैक्स लगाया अफगानी गवर्नमेंट ने। तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रेशर है वो पीछे फिर ग्रोअर्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रोअर्स ने भी नुकसान किया है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एतबार से, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इसी एतबार से नुकसान किया है। बाकी हमारे पास नई मंडियां तलाश करने की जरूरत है, जिस सिलसिले में अब गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है। एनएलसी ने कोई तकरीबन 600 गाड़ी बनाई है। अच्छा। बाई रोड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जो यहाँ से कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान जो भी है अक्रॉस द बॉर्डर आपकी डेस्टिनेशन तक आपका सामान पहुंचाने की लायबिलिटी ले रही है। तो जैसे जैसे हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी प्रोडक्ट पहले इनिशियली कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद उसकी डिमांड प्रोड्यूस होगी। अगर हम कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे और वो ट्रेडिशनल मार्केट में चलते रहेंगे तो अल्टीमेटली उसका कोई मुस्बत रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा सर, मैं कह रही थी कि ना वो मैं पढ़ भी रही थी कि IMF के पर से जो हम लोग बहुत ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, इसका जो सारा लोड है वो हमारी, मुझे लग रहा है, आवाम के ऊपर आ रहा है, और वो हमसे जो वसूल किया जा रहा है वो टैक्स की सूरत में वसूल किया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्योंकि IMF से हर गवर्नमेंट आती है, पैसा लेती है, अपना काम चलाती है, दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। वो उसके लिए असल में पिछले 50 साल से जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ना वो सब के सब कर्ज की बुनियाद पर होते हैं। अच्छा, और जो कर्ज है ना उसकी डिस्पोजल के लिए हमारे पास कोई अच्छा फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद नहीं है, फार्मूला भी नहीं है। तो होता है ऐसे, अब सड़क एक बनी हुई है ना, अगर कागजों में देख लें तो वो 40 मरतबा सड़क बन चुकी है, मौके पर वो एक ही मरतबा बनी हुई है, 2 मरतबा बनी, तो अल्टीमेटली फंड्स के खुर्द-बुर्द का जो उसकी खुर्द-बुर्द का सिलसिला जो है ना वो जारी है। और देख लें सरकारी अफसर रोज बरोज अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। एक सेक्रेटरी को उन्होंने पकड़ा है, 2-2 अरब रुपए तो उसके घर से बरामद हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ना वो लेते तो हैं, कहते हैं हम ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, लेकिन सर वो जगह पर जाके खड़े होकर तस्वीरें भेज देते हैं, वो काम वही है, वो सीधा हालत में ही है, खड़ी हुई है वही सड़कें, वही पुल। कल परसों पता चल रहा होता है वो वाला पुल गिर गया है, लेकिन बाद में पता चलता है इसकी फंडिंग इन्होंने ली हुई थी अफसर। कहीं पर भी उसकी इंस्पेक्शन नहीं है और उसका कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो सारे, और वैसे हालात भी इसी तरीके से हैं। लोग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों का
पढ़ने का रुझान भी सिर्फ शऊर हासिल करने के लिए नहीं है, अपनी इस्लाह करने के लिए नहीं है, अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश है। वो टारगेट ये है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, और जिसको सरकारी जॉब मिल जाए तो वो बहुत खुश है, जिसको सरकारी जॉब ना मिले, कहीं काम करना पड़े, तो वो फिर इससे आ जैसे आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर हमें फ्रूट मार्केट में कोई अकाउंटेंट दरकार है ना, हम उसको 50,000 ऑफर करते हैं ना, तो वो सब्जी मंडी में हमें 50,000 रुपए का अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। और बैंक में जो MBA करके 25,000 रुपए पे वो टाई लगा के वो ऑफिस जॉब करने को तैयार है, हमारी ये समझ से बाहर है। सर अब बंदा भी क्या करे, वो कह रहा है कि अब इतनी गुर्बत पड़ गई, माँ बाप कहते हैं इतना पैसा लगाया है, पता नहीं लगा रहे। अब सर अगर हम डॉक्टर की देख लें, आजकल एक डॉक्टर बनाने में सेल्फ की अगर फीस देख लें 5 करोड़ तो लग जाता है, लेकिन सर आगे उसकी जॉब 5 करोड़ तो वैसे दुरुस्त नहीं है सर, तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ सर। इसकी ना अब मेरी जो कजन है ना, मेरी आंटी ने बनाया, उसको वो डॉक्टर बना रही है, लेकिन सर आगे देख लें जॉब सी नहीं है। अब जो पिछले लोग थे वो तो स्ट्रगल करके आगे आ गए, किसी ना किसी तरह उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली है, लेकिन सर अब न्यू लोगों के लिए बहुत ज्यादा मसला है, लेकिन अवाम इस बात को समझ नहीं रही। हम एक शोबे के पीछे पड़ते हैं तो बस पड़े ही रहते हैं। देखने गुजारिश ये है कि भी अगर आप हम देखते हैं, हम 30,000 डॉक्टर हमारे पास बन रहे हैं, अगर हमारे पास आगे जॉब्स नहीं है तो वो जो डॉक्टर बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं भाई, यूनिवर्सिटीज हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को कंट्रोल करेंगे ना, तो दूसरे नंबर पे नए शोबे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स के लिए इतनी बड़ी उलझन नहीं है, जो भी 10 साल पढ़ता है, 12 साल पढ़ता है, लोग इसीलिए पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की तरफ रुझान है। और वैसे इतनी मायूसी है कारोबारी तबके में और खसूसन सारे लोगों में, बच्चों के फ्यूचर के एतबार से लोग कहते हैं कि भी बस यार जो हमने अब 50-60 साल 40 साल इधर गुजार लिए, हमारे बच्चे फटाफट पढ़ लिख के बाहर ही चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो हमने पाकिस्तान को 50-60 साल में अपने बच्चों के रहने के काबिल बनाया नहीं है। सर इलामा इकबाल ने एक नज़म भी लिखी थी, शिकवा, और उससे जो है ना अवाम से शिकवा यही किया था कि जो हमारी अवाम है, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे, अपने मुल्क को फ्लोरिश करने के बजाय जो वो बाहर जाएंगे और जाके ना अपने वतन के जो राज हैं वो गैर मुल्कों को देंगे, तो हम किस तरह से तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल, इलामा इकबाल ने ये बात कितने साल पहले ये अपनी जो है ना नज़म लिखी थी। अगर हम आज भी शिकवा नज़म उठाकर देखें तो उन्होंने पहले से ही ये बात हमें बाबर करवा दी थी कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें ये मसाइल देखने पड़ेंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं सर वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते जा रहे हैं। अच्छा सर, एंड में जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से आपका क्या मुतालबा है, वो जरा ब्रीफली बता देना। पाकिस्तान से हमारा मुतालबा ये है कि ताजरों को कारोबार को फैलाने के लिए, कारोबार करने के लिए अच्छी सहूलत फराहम की जाए और अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, और पॉलिसी में सब ताजरों की मुशावरत शामिल होनी चाहिए। बेसिकली जब तक किसी भी काम में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत नहीं होगी ना, तो उसके बगैर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल होगी और उस पर रिएक्शन भी आएगा और उसका रिजल्ट कभी गवर्नमेंट के हक में भी बेहतर नहीं निकलेगा। अच्छा सर, आप क्या ऐसे फंड्स की डिस्बर्समेंट है। अच्छा, मैं अब हम मार्केट फीस यहाँ पर अदा करते हैं, तकरीबन डेली 70,000 से 1 लाख रुपया मार्केट फीस कलेक्ट होती है। और जो मार्केट फीस का प्रोटोकॉल है वो ये है कि 10% जो हमारी सेंट्रलाइज मार्केट कमेटी है, मार्केटिंग का इदारा है, वो मार्केट कमेटी से लिफ्ट करेगा। 90% ने वापस दोबारा यही मार्केट में खर्च होना है। अच्छा। तो उसके लिए हर मामले के लिए हमें लाहौर की अप्रूवल के बगैर हम मार्केट पे 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है, ताजिर है, इनको फ्री हैंड देना चाहिए एक हद तक? फ्री हैंड तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट काम असल में गुजारिश ये है कि भी एक बड़ी अच्छी कोट है कि अगर आप किसी को पैसे कमाने का मौका देंगे ना, उसी सूरत में आप उससे टैक्स भी ले सकते हैं और उसी सूरत में आगे वो रोजगार भी लोगों को प्रोवाइड करेगा और आगे कारोबार भी चलेगा। लेकिन अगर आप उसको सिरे से पैसे कमाने का मौका ही नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और किसी भी आइटम में काम करने की बुनियाद पर अगर वो खुद कुछ नहीं कमाएगा तो उसके एम्प्लॉइज भी परेशान होंगे और काश्तकार भी परेशान होंगे, बाहर भी परेशान होंगे। बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जो है ना हमारे मुल्क में जो बेसिकली जो प्रॉब्लम मेन है कि ना इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। हम लोग जो है ना हम लोग तालीम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन आगे पता नहीं होता कि हमने किस तरफ से जाना है, और जो है ना इनके
हुकूमत से यही मुतालबात हैं कि आपने जो एकदम जो है ना जहर का प्याला पीने को कह रहे हैं उस तरह तो नहीं हम पी सकते। आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना पॉलिसीज बनाएं और उसको ये जो है इनकार नहीं कर रहे कि हम टैक्स नहीं देते, ये लोग तैयार हैं, लेकिन इनकी भी कुछ शराइत हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ना कोई फैसला लें। और सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और आपसे बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही और जो है ना मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला। और जो है इसी के साथ जो है मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।